Good morning, dear students. So, just now we have completed the 11th chapter, Transport in Plants. Now we are moving towards brush up session of this particular chapter. Okay, इसमें हम सभी वन लाइनर्स MCQs जो आपको नीट में काम आ सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं. So, starting with the very first question, what kind of substances are need to be transported in फ्लावरिंग प्लांट्स. तो एक फ्लावरिंग प्लांट की रिक्वायरमेंट्स क्या है, इनडायरेक्टली ये पूछा जा रहा है आपसे. तो वी नो दैट वी कैन डिस्ट्रीब्यूट दिस ऑल द कंपाउंड्स और सब्सटेंसेस इन 4 डिफरेंट कैटेगरीज. तो वो कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? एक तो वाटर, नंबर 2 इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स या जिसको हम बोलते हैं मिनरल न्यूट्रिएंट्स, थर्ड ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जिसमें शुगर्स और एमिनो एसिड्स, प्रोटीन्स, ये सारी चीजें आ जाएंगी. एंड द फोर्थ वन मोस्ट इंपॉर्टेंट, that is plant growth regulators, PGRs. Okay, other than that plants would not have its specific growth. Second question, transport over long distances proceeds through the vascular tissues, that is called xylem and phloem, and this particular transportation is known as. So ये क्वेश्चन आपको मैंने ड्यूरिंग द लेक्चर टाइम बताया था. इट इज नॉट सिंपल ट्रांसपोर्टेशन, इट इज ट्रांसलोकेशन. ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांसलोकेशन में डिफरेंस है. लोकेशन हैज बीन चेंज यूजिंग सम पर्टिकुलर मीडिया, ओके, और यू कैन से वेक्टर. तो यहाँ पे वाटर के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है एंड जो मटेरियल आपका है वो उसकी पोजीशन चेंज कर रहा है इन द बल्क फ्लो. दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ सिंपल मेयर ट्रांसपोर्टेशन, इट इज ट्रांसलोकेशन. थर्ड क्वेश्चन, what kind of parameters affects the rate of diffusion? ऐसे कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो सिंपल या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को अफेक्ट कर सकते हैं? उसके पहले डिफ्यूजन के बारे में एक समराइज कर लेते हैं कि डिफ्यूजन कैसे होता है. सो इट इज अलोंग द साइड ऑफ द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन डिफ्यूजन होता है. ओके, अगर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन डिफ्यूजन हो रहा है इसका मतलब देयर शुड नॉट बी एनी प्रेशर ऑन दैट, इट इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. लेकिन फिर भी कुछ फैक्टर्स उसके ऊपर काम करते हैं व्हिच कैन चेंज द रेट ऑफ द डिफ्यूजन. तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं? तो एक तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का स्लोप कितना है, कितना स्टीपी है, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा. ओके, जितना डिफरेंस होगा कंसंट्रेशन का इन बोथ द कंपार्टमेंट्स उतना ज्यादा यहाँ पे डिफ्यूजन होने वाला है. ये कंसंट्रेशन गैप अगर छोटा हो गया तो ऑब्वियस है कि डिफ्यूजन इतना फास्ट नहीं होगा. नंबर 2, डिफ्यूजन हमें पता है होता है बिटवीन 2 चैम्बर्स और कंपार्टमेंट सेपरेटेड बाय अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. तो मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी भी क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका डिफ्यूजन का रेट क्या रहने वाला है. देन वी ऑल्सो नो इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, बिकॉज जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा उतना ब्राउनियन मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल, जो रैंडम मूवमेंट चलती है मॉलिक्यूल्स की, वो बढ़ने वाली है. जितनी ये मूवमेंट बढ़ेगी, ओके, उतना ही डिफ्यूजन ज्यादा होगा. तो टेम्परेचर जितना पॉजिटिव कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, ओके, उतना यहाँ पे डिफ्यूजन बढ़ेगा. एंड एट द एंड प्रेशर, ओके, नो डाउट वी हैव सेड दैट इट इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. लेकिन अगर फिर भी अगर आप उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, द पॉजिटिव प्रेशर, तो उसकी वजह से भी मेम्ब्रेन के थ्रू क्रॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं मॉलिक्यूल्स के. सो प्रेशर इज आल्सो वन ऑफ द पैरामीटर व्हिच इज गोइंग टू हैव पॉजिटिव इफेक्ट. ओके, सो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी, टेम्परेचर एंड प्रेशर. नेक्स्ट, movement of hydrophilic substances according to concentration gradient with the help of membrane proteins without expenditure of energy is called. तो ये हमें पता है तो ये डिफ्यूजन का ही एक टाइप, विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनी एनर्जी. ओके, मतलब यहाँ पे एटीपी यूटिलाइज नहीं हो रहा है और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ही मॉलिक्यूल जा रहे हैं. तीसरा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग साइड जा रहे हैं, लेकिन एक प्रोविजन यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है
दैट इज प्रोटीन, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ओके, तो ये बोला जाता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, क्योंकि फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं हम मॉलिक्यूल्स को टू ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, तो इट इज कॉल्ड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन में ऐसा कोई प्रोटीन का प्रोविजन नहीं होता है, इट इज ओनली थ्रू द लिपिड बायलेयर ऑफ द मेम्ब्रेन। फिफ्थ क्वेश्चन, वाटर चैनल्स आर मेड अप ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हाट। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स, वी नो दैट वाटर, अब वो खुद वाटर है तो पोलर ही है, और हमें ये भी पता है कि पोलर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो लिपिड बायलेयर के थ्रू इजीली क्रॉस नहीं कर पाएंगे। जितने भी पोलर मॉलिक्यूल्स हैं वो सभी, वाटर तो खुद पोलर है, तो ऑब्वियसली वो लिपिड बायलेयर को इजीली क्रॉस नहीं कर सकता है। उसके लिए भी प्रोटीन चैनल हमें चाहिए, और ये जो प्रोटीन चैनल है उसके थ्रू ही वाटर एक सेल में से दूसरे सेल में या एक कंपार्टमेंट में से दूसरे कंपार्टमेंट में जाता है। whenever we are talking about intracellular movement of water, तो उसके लिए स्पेशल टाइप ऑफ द प्रोटीन का पूरा चैनल बना हुआ है, दैट इज कॉल्ड एक्वापोरिन्स। एक्वा का मतलब होता है water, and porins, that is the special kind of the barrel shaped proteins which are making holes in the membrane surfaces। okay, तो aquaporins ये है जिसके थ्रू वाटर मूवमेंट करता है and it is crossing the membrane barrier। okay, proteins that form huge pores in the outer membrane of the plastids, mitochondria, and some bacteria, allowing molecules up to the size of small proteins to pass through, are known as। सिंपल अभी जो हमने डिस्कस किया वही है, सिर्फ उसमें से एक्वा ये वर्ड निकाल देना है, बिकॉज यहाँ पे जनरलाइज्ड वे में बात कर रहे हैं ऐसे प्रोटीन का ग्रुप which is making pores in the outer membranes of particularly plastids, मतलब उसमें क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट सभी आ गए, माइटोकॉन्ड्रिया एंड सम ऑफ द बैक्टीरिया। उसमें से स्मॉल साइज के प्रोटीन्स तक के मॉलिक्यूल पास हो सकते हैं, ऐसा प्रोविजन जो बना रहे हैं उस प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, तो दैट इज कॉल्ड पोरिन। ओके, सेवंथ क्वेश्चन, when all the protein transporters are being used, then transport rate reaches at its spot। प्रोटीन ट्रांसपोर्टर सभी यूज हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सैचुरेशन पॉइंट। मतलब आपके मेम्ब्रेन के ऊपर जितने भी प्रोटीन ट्रांसपोर्टर्स हैं उन सभी के ऊपर वहां पे जो मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होना चाहिए वो अटैच्ड है, दैट इज कॉल्ड सैचुरेशन पॉइंट। तो ऑब्वियस है कि आपके पास अगर 100 प्रोटीन ट्रांसपोर्टर्स है एंड ऑल आर डीलिंग विद 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ द मटेरियल टू बी ट्रांसपोर्टेड, दैट मीन्स वो जो रेट कहलाएगा दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम रेट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन, और यू कैन से मैक्सिमम रेट ऑफ द डिफ्यूजन। ओके, a transport which is carried out by membrane proteins and uses energy to pump molecules against concentration gradient। तो अगर यहाँ पे अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं होता, अलोंग द साइड ऑफ द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता, तो ये सिंपल डिफ्यूजन हो जाता, जिसको हम बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। लेकिन यहाँ पे बोला गया है व्हाइल इट इज यूजिंग द एनर्जी एज वेल एज अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो ऑब्वियस है कि ये एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन है। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में ही एनर्जी यूज होती है, और एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में ही opposite to the concentration gradient काम होता है। Which are the two main components that determine water potential, psi W। okay, तो water potential determine करने के लिए कौन से दो factors काम करते हैं, ऐसे equation के कौन से दो components हैं। okay, तो ये हमें पता है कि highest water potential जो होता है that is of the pure water, जिसमें एक भी single ion वहाँ पे नहीं है, और ये कम होता जाता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सम सॉल्यूट्स। ओके, तो सॉल्यूट का जो कंसंट्रेशन है दैट इज अफेक्टिंग, तो सॉल्यूट पोटेंशियल इज वन सच कंपोनेंट, नंबर वन। दूसरा, वाटर कौन से प्रेशर से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, या व्हाट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द water in that particular compartment। okay, that is called pressure potential। okay, right, तो ये ऑस्मोटिक पोटेंशियल है, okay, सॉलिड पोटेंशियल, और दूसरा है जो प्रेशर पोटेंशियल। इन दोनों की वजह से
कि वाटर का ओवरऑल पोटेंशियल डिसाइड होता है, दैट इज साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस साई पी प्लस साई एस के, ऐसे ये डिटरमाइन होने वाला है। व्हाट इज वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर at standard temperatures which is not under any pressure? Okay, तो नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहे हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और जीरो प्रेशर, नॉट जीरो बट यू कैन से एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, जिसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई नहीं किया गया है, ऐसे वाटर का वाटर पोटेंशियल क्या होगा? तो ऑब्वियसली इट इज जीरो। रीजन इज आगे के क्वेश्चन में देखिए, सॉल्यूट पोटेंशियल जो है वो यहाँ पे जीरो हो जाएगा बिकॉज सॉल्यूट तो है ही नहीं। प्रेशर पोटेंशियल भी यहाँ पे जीरो है बिकॉज हम काम कर रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। और इक्वेशन क्या है अपना, दैट इज साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एफ प्लस साई पी। ओके, साई एस पी यहाँ पे जीरो बन रहा है, साई पी भी जीरो बन रहा है, तो साई डब्ल्यू विल बी ऑल्सो जीरो। तो प्योर वाटर एट स्टैंडर्ड कंडीशन द पोटेंशियल विल बी जीरो। ओके, और ये रिपीटेडली नीट में पूछा गया है क्वेश्चन। lowering in magnitude of water potential due to dissolution of solute is called what? तो वाटर पोटेंशियल को अगर आपको रिड्यूस करना है, लोअर डाउन करना है, ओके, तो उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूट उसमें डिसॉल्व करना पड़ेगा। और जब हम सॉल्यूट डिसॉल्व करते हैं तो प्रपोर्शन टू दैट सॉल्यूट पोटेंशियल दैट इज साई एस भी बढ़ता जाता है। ओके, सो दैट यू कैन कंसिडर कि सॉल्यूट पोटेंशियल इंक्रीज करके आप वाटर पोटेंशियल को इंक्रीज कर सकते हैं, बिकॉज सिस्टम का पूरा पोटेंशियल तो इक्विवेलेंट ही रहेगा, दोनों का फ्रैक्शन चेंज होता जाएगा। For a solution at atmospheric pressure, that is psi W is equal to what? Solution की बात कर रहे हैं। Come to question number 9 again. देखिए दो एक जैसे क्वेश्चन लग रहे हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 12 दोनों एक जैसे लग रहे हैं लेकिन डिफरेंस है। वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर विच इज नॉट अंडर प्रेशर, ऐसे पूछा है। क्वेश्चन 12 में ऐसा पूछा है, वाटर पोटेंशियल ऑफ सॉल्यूशन एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये क्या होगा? तो आंसर दोनों के चेंज हो जाएंगे। रीजन इज प्योर वाटर में जैसे मैंने आपको कैलकुलेशन करवाया, ओके, साई एस भी जीरो है बिकॉज प्रेजेंट ही नहीं है, और साई पी जो हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं इसलिए वो भी जीरो है, तो जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो होगा। लेकिन क्वेश्चन 12 में अगर आते हैं, इक्वेशन बनाइए, साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस प्लस साई पी। ओके, अब यहाँ पे साई पी जीरो है तो इक्वेशन में हम उसकी वैल्यू जीरो रख देंगे, तो साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस हो जाएगा। क्योंकि हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन है इसका मतलब उसके अंदर कोई सॉल्यूट तो प्रेजेंट है ही, तो साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस। ओके, तो सॉल्यूट पोटेंशियल हो जाएगा, यहाँ पे ये साइन में गलती है, सॉल्यूट पोटेंशियल दैट इज साई एस यहाँ पे होना चाहिए, ये साइन में कुछ टाइपिंग एरर है। फाइन, तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी सॉल्यूशन का सॉल्यूट पोटेंशियल एटमॉस्फेरिक प्रेशर और स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे सॉल्यूट पोटेंशियल के जितना ही होता है, तो फिर डिफरेंस क्या है? तो दोनों के साइन में डिफरेंस होता है। ओके, वन इज पॉजिटिव एंड वन इज नेगेटिव, कंसीडर करते हैं हम दोनों को। ओके, when water enters a plant cell due to diffusion, causing a pressure built against the cell wall makes it turgid. This increase what? तो जब वाटर प्लांट सेल में एंटर होता है थ्रू डिफ्यूजन के, और उसकी वजह से क्या होगा, जैसे ही वाटर एंटर होगा सेल की साइज तो फिक्स है और वो भी प्लांट सेल है, बाहर से सेल वॉल से कवर किया गया है, मतलब वो बहुत ज्यादा उसका बल्ज भी नहीं बढ़ा सकता है। ओके, इट कैन नॉट स्वेल लाइक अ बलून, जैसे एनिमल सेल है वो कर सकते हैं, लेकिन प्लांट सेल के बाहर रिजिड सेल वॉल है तो वो ऐसा नहीं करेंगे, वो टर्जिड बनेंगे। टर्जिड बनेंगे और वाटर जो अंदर गया है ना, वो वाटर वॉल के ऊपर, सेल वॉल के ऊपर प्रेशर डालने वाला है, बिकॉज उसको तो साइज में बढ़ना है लेकिन वो अलाउ नहीं कर रहा है सेल वॉल उसको, राइट? तो ऐसा जो प्रेशर एक्सेप्ट करता है वाटर ऑन द सेल वॉल, उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको बोला जाता है प्रेशर पोटेंशियल। इट इज कॉल्ड प्रेशर पोटेंशियल। सो वाटर मॉलिक्यूल ये प्रेशर एक्सेप्ट करते हैं किसके ऊपर? सेल वॉल के ऊपर। ओके, व्हेन द सेल इज टर्जिड, which causes the negative pressure potential in
जाइलम। तो वाटर मूवमेंट के लिए हमें पता है दो तरह के फोर्सेस काम करते हैं, एक पॉजिटिव टाइप का और दूसरा नेगेटिव टाइप का है। लेकिन नेगेटिव टाइप का प्रेशर कौन सा है जाइलम में, वो यहाँ पे बताना है। तो इट इज ट्रांसपिरेशनल पूल के लीफ के थ्रू जो ट्रांसपिरेशन हो रहा है उसकी वजह से सकिंग इफेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो रही है। ओके, एंड दैट इज कंसिडर्ड एज नेगेटिव प्रेशर पोटेंशियल। ओके, रूट जो खुद प्रेशर एक्सर्ट करता है यहाँ पे, तो इट इज पंपिंग टाइप ऑफ द प्रेशर, मतलब वो पॉजिटिव है। ओके, रूट के थ्रू हो रहा है, दैट इज द पॉजिटिव प्रेशर, और लीव्स जो एक्सर्ट करता है दैट इज थ्रू ट्रांसपिरेशन, ये नेगेटिव प्रेशर है। ओके, एक सकिंग है मतलब पुश एंड पुल। ओके, तो जो नेगेटिव वाला है दैट इज पुलिंग इफेक्ट, और रूट वाला जो है दैट इज पुशिंग इफेक्ट। ओके, ऐसे याद रखना है। इफ a pressure greater than atmospheric pressure applied to pure water or a solution, then water potential what, क्या होगा water potential का? कहना क्या चाहते हैं यहाँ पे, एटमोस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा अगर आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं ऑन टू द प्योर वाटर और ऑन टू अ सॉल्यूशन ऑफ द वाटर, ओके, तो फिर वाटर पोटेंशियल का क्या होगा? तो वाटर पोटेंशियल यहाँ पे इंक्रीज होगा, क्योंकि मैंने पहले बताया साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस प्लस साई पी। साई एस वाटर पोटेंशियल के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, जितना सॉल्यूट पोटेंशियल साई एस बढ़ेगा वाटर पोटेंशियल कम होने के चांसेस है, और जितना प्रेशर पोटेंशियल बढ़ेगा दैट इज साई पी, ओके, उतना ही वाटर पोटेंशियल बढ़ने वाला है। द रीजन इज कि वो पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रहा है ऑन द वाटर पोटेंशियल। ओके, बिकॉज वाटर खुद एक प्रेशर कर रहा है वहां पे, और उसमें भी हम बाहर से एक प्रेशर उसको अप्लाई कर रहे हैं, तो दोनों का क्यूमुलेटिव हो जाएगा यहाँ पे। ओके, फाइन। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वाटर पोटेंशियल, सॉल्यूट पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल? ये अभी हम पिछले 8-10 क्वेश्चन से सॉल्व कर रहे हैं। ओके, समराइज कर रहे हैं इसको। So psi W is equal to psi S plus psi P, that is the equation, and the relation between all these three. 17th question, diffusion of water across a differentially or semi-permeable membrane is known as, okay, water का diffusion, not the solute diffusion. Solute अगर diffuse कर रहा है तो उसको तो हम diffusion ही बोलते हैं, चाहे फिर वो simple diffusion है या facilitated diffusion है। लेकिन यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल की हम बात कर रहे हैं, पर्टिकुलरली यू कैन से सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं ना। तो मेम्ब्रेन को अगर वाटर क्रॉस करके जाता है तो उसको हम डिफ्यूजन नहीं बोलेंगे, इट इज ऑब्वियसली काइंड ऑफ अ डिफ्यूजन, लेकिन उसके लिए टर्म यूज होती है ऑस्मोसिस। ओके, तो यहाँ पे ऑस्मोसिस होने वाला है फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल। What occupies the space between the cell wall and the shrunken protoplast and the plasmolized cell? Okay, तो सेल में अगर प्लाज्मोलिसिस होगा तो ऑब्वियस है कि प्रोटोप्लास्ट कम होने वाला है। ओके, प्रोटोप्लास्ट कम होगा तो सेल वॉल से ये दूर जाने वाला है, तो बाकी की जो स्पेस है वो कौन फिलअप करने वाला है? तो इट इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। कैसे? तो आपने सेल को प्लेस किया था हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। ओके, एंड बिकॉज ऑफ दैट हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या हुआ? प्लाज्मोलिसिस। ओके, सो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जो है वो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा, राइट? The pressure which is responsible for enlargement and extension of cells is considered as what? तो enlargement and extension मतलब elongation of the cell, तो it is Turger pressure. Turger pressure की वजह से, because it is exerted from inside out, okay, अंदर से बाहर की ओर ये प्रेशर हमें देखने मिलता है, and because of that cells are getting enlarged. Okay, what would be the psi p of a flaccid cell? Okay, flaccid cell का psi p कितना होता है? That is pressure potential. तो ये 0 होता है। फ्लैसिड का मतलब होता है नॉर्मल स्टेट में है आपका सेल। ओके, इट इज प्लेस्ड इन आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ओके, दैट इज फ्लैसिड, मतलब यहाँ पे नेट मूवमेंट 0 होने वाली है, और नेट मूवमेंट 0 इसका मतलब प्रेशर पोटेंशियल यहाँ पे 0। ओके, come to 21st number of the question. The pressure responsible for
emerge out of seedlings from the soil is what? मतलब सीड जर्मिनेशन के टाइम पे जो प्रेशर एक्सर्ट होता है, ओके, वो कौन सा प्रेशर है? सो दैट इज कॉल्ड एम्बिबिशन प्रेशर। तो एम्बिबिशन प्रेशर हमें पता है कि जनरली जो नॉन लिविंग्स हैं ऐसे मटेरियल में हमें देखने मिलता है, जस्ट लाइक अ वुडन मटेरियल, ओके, विच इज एब्जॉर्बिंग द वाटर, ओके, और ऐसा ही सीड है विच इज डॉर्मेंट फेज, ओके, ड्राई है, जिसमें ऑलमोस्ट वाटर एक्टिविटी नियर अबाउट जीरो है, और वो वाटर वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, उसका एम्ब्रियो जो है वो एक्टिव होगा और सीड कोट को ब्रेक करके वो बाहर आने वाला है। तो दैट टाइप ऑफ द प्रेशर इज नोन एज एम्बिबिशन प्रेशर। और ऐसे सीड्स को बोला जाता है इम्बाइब्ड, ओके, वाटर इज इम्बाइब्ड, राइट। 22nd number of the question, for imbibition the parameters which are required between the absorbent, मतलब जो एब्जॉर्ब कर रहा है वाटर को वो, एंड द लिक्विड विच इज इम्बाइब्ड, ओके, यहाँ पे लिक्विड बोला है, ज्यादातर केस में ये वाटर ही होता है, ओके, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार ये वाटर ही हो। वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट पोलर मटेरियल्स तो ये वाटर होगा, वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन पोलर मटेरियल्स तो यहाँ पे कोई भी नॉन पोलर लिक्विड हो सकता है, ओके। तो कौन से पैरामीटर्स हैं? तो नंबर 1, वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट, ओके। वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब है कि आपका जो वाटर है वो और जो एब्जॉर्बेंट है उन दोनों के बीच में वाटर का कितना डिफरेंस है कंसंट्रेशन के वे में, नॉट इन द वे ऑफ द वॉल्यूम बट इन द वे ऑफ कंसंट्रेशन, ओवरऑल कंसंट्रेशन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो जितना वुड ड्राई होगा, सिंपल एग्जांपल है, जितना वुड ड्राई होगा उतना वो ज्यादा वाटर को एब्सॉर्ब करेगा, बिकॉज वाटर वुड के अंदर बहुत कम है। अगर उस वुड को थोड़ा वेट करके रखा जाए तो फिर वो वाटर एब्जॉर्बेंस की उसकी जो कैपेसिटी है वो कम हो जाने वाली है। रीजन इज कि अब डिफरेंस नैरो डाउन हो चुका है, ओके। सेकंड, एफिनिटी, एब्जॉर्बेंट और लिक्विड इन दोनों के बीच में क्या एफिनिटी है। जैसे अगर हम किसी सीड्स को, से फॉर एग्जांपल ग्राम सीड्स, ओके, उसको अगर हम वाटर में भिगो के रखते हैं तो अर्ली मॉर्निंग वी कैन ऑब्जर्व दैट दे आर स्वॉलन, ओके। द रीजन इज उन्होंने वाटर को एब्जॉर्ब किया है। लेकिन उन्हीं सीड्स को, ग्राम सीड्स को अगर हम ऑयल में रख देंगे तो वहां पे कोई इफेक्ट नहीं देखने मिलेगा, जिस साइज के थे उसी साइज के रहेंगे। द रीजन इज देयर इज नो एफिनिटी बिटवीन ऑयल एंड द सेल्यूलोजिक वॉल ऑफ द सीड, ओके। सो एफिनिटी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, दोनों के बीच में एफिनिटी होनी चाहिए, ओके। सो वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट इज वन सच एग्जांपल, and second one is affinity between the absorbent and the liquid which is going to be imbibed. 23rd number of the question, the movement of a molecule across a typical plant cell that is about 50 micrometer, ये एक एवरेज साइज है, takes approximately 2.5 seconds. At this rate, calculate how many years it would take for the movement of molecules over a distance of 1 meter within a plant by diffusion alone. ये जब मैंने आपको रूटीन क्लास में पढ़ाया था तब बोला भी था कि एक 50 माइक्रोमीटर के सेल को क्रॉस करने में सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू किसी भी मॉलिक्यूल को 2.5 सेकंड टाइम लगता है। तो कैलकुलेट what it will take time to cross a distance of 1 meter or to reach on the tip of the tree of having 100 meter height. तो यहाँ पे तो सिर्फ 1 मीटर के लिए आपको पूछा गया है और कंडीशन दी गई है कि ओनली बाय डिफ्यूजन, कोई और बाहर से प्रेशर यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। तो यू कैन सी 1.58 into 10⁻³ years, okay, 1.58 into 10⁻³ years, इसको आप ऐसे भी कंसिडर कर सकते हैं 0.00158 ईयर, और इसको आप मंथ में कन्वर्ट करिए, डेज में कन्वर्ट करिए, ओके। डिविज सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करके डिवाइड करना है तो आपको पता चल जाएगा इट विल टेक हाउ मच टाइम। और लाइकवाइज यू कैन कैलकुलेट के रूट टिप से किसी मॉलिक्यूल ने अपनी मूवमेंट शुरू की है, एक इससे भी थोड़ा टफ करके पूछ सकते हैं, रूट टिप से अगर किसी मॉलिक्यूल ने अपनी मूवमेंट शुरू की है
ओनली थ्रू सिंपल डिफ्यूजन, कोई और प्रेशर काम नहीं कर रहा है, और आपका जो प्लांट है, ट्री है, इट इज हैविंग 100 मीटर हाइट, और हर एक सेल की एवरेज साइज है 50 माइक्रोमीटर. Okay, what time it will take to cover this entire distance from tip of the root to the tip of the stem? Okay, तो पूरा डिस्टेंस कवर करने में 100 मीटर कवर करने में उसको कितना टाइम लगेगा? ओके, अगर सिर्फ डिफ्यूजन से ये काम चलता, तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है, कैलकुलेटिव टाइप. फाइन. Movement of substances in bulk or in mass from one point to another as a result of pressure differences between the 2 points is called. Okay, तो bulk transport हो रहा है यहाँ पे in mass, यहाँ पे बोल दिया गया, आंसर वैसे क्वेश्चन के अंदर ही दे दिया गया है. It is called mass flow और bulk flow. इसीलिए इसको हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं, सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन नहीं कहते. Okay, the bulk movement of substances through the conducting or muscular tissues of plant is called, see अभी ये क्वेश्चन आ रहा है, तो it is called translocation. Movement of chloroplast due to cytoplasmic streaming can be observed in which leaf? Okay, तो वैसे तो सभी लीफ में हम देख सकते हैं, लेकिन अगर हमें एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करना है तो हम कौन सा लीफ यूज करते हैं, तो इट इज हाइड्रिला लीफ, क्योंकि हाइड्रिला में साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग बहुत एग्रेसिवली हमें देखने मिलता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू कैन ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट. ओके, नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन. एंडोडर्मिस इज impervious to water because of a band of suberized matrix called, तो सुबेरिन का बना हुआ एक यहाँ पे स्ट्रिप बन जाता है ऑन द एंडोडर्मिस. ओके, एंड इट इज नॉट गोइंग टू अलाउ वाटर टू क्रॉस. ओके, क्योंकि ये वाटर के लिए इम्परवियस है, तो उस स्ट्रिप को हमने क्या नाम दिया हुआ है? so it is called Casparian strip. Okay, it is called Casparian strip. What is the symbiotic association of fungus with a root system of higher plants? Okay, तो हायर प्लांट के रूट्स के साथ जब फंगस का एसोसिएशन होता है तो उसको क्या बोला जाता है? इट इज कॉल्ड माइकोराइजे. माइकोराइजे में दो वर्ड है, माइको प्लस राइजा. माइको का मतलब होता है फंगस, राइजा का मतलब होता है रूट्स. तो एसोसिएशन बिटवीन फंगस एंड रूट, एंड इट इज अ काइंड ऑफ ऑब्लिगेटरी रिलेशन, जहाँ पे दोनों में से अगर किसी एक को भी आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं एक दूसरे से, तो बोथ आर नॉट गोइंग टू सर्वाइव. ओके, माइकोराइजा में फंगस का रोल क्या है? तो ऑब्वियसली इट इज एक्सटेंशन ऑफ द रूट्स, ऐसे काम करता है और वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है. जबकि प्लांट क्या करता है, तो उसके रिस्पॉन्स में फंगस को ऑर्गेनिक फूड सप्लीमेंट प्रोवाइड करता है. ओके, नेम अ प्लांट सीड हैविंग ऑब्लिगेट एसोसिएशन with the mycorrhiza means that cannot germinate and establish without the presence of mycorrhiza. Okay, तो ऐसे एक प्लांट के सीड का नाम आपको बताना है. okay, जहाँ पे ये ऑब्लिगेटरी रिलेशन है फॉर जर्मिनेशन पर्पस, तो इट इज पाइनस. ओके, तो पाइनस में हमें ऐसा देखने मिलता है, पाइनस के सीड्स माइकोराइजा के अलावा जर्मिनेट नहीं कर सकते हैं. as various ions from the soil are actively transported into vascular tissues of roots, then water flows in the direction of its potential gradient and increase the pressure inside the xylem. This is a positive pressure, and this positive pressure is called water. तो आयंस वाटर के साथ मूवमेंट कर रहे हैं. ओके, और वाटर जो मूव कर रहा है दैट इज अलोंग द पोटेंशियल ग्रेडियंट, मतलब वाटर पोटेंशियल के डायरेक्शन में ही मूवमेंट कर रहा है, और उसकी वजह से जाइलम के अंदर एक पॉजिटिव प्रेशर बिल्टअप हो रहा है टू अलाउ द वाटर गेट सम हाइट. ओके, और ये पॉजिटिव प्रेशर है, इस प्रेशर को हम क्या कहते हैं? तो इट इज कॉल्ड रूट प्रेशर. इट इज अ पुशिंग टाइप ऑफ द फोर्स. ओके, फाइन.
excess water collects in the form of droplets around special openings of veins near the tip of grass blades and leaves of many herbaceous parts. Such water loss is known as what? तो ये बहुत कॉमन एग्जांपल है, इट्स कॉल्ड गटेशन, कि जहाँ पे अर्ली मॉर्निंग या तो लेट नाइट में हमें ऐसा देखने मिलता है जहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं वो लीफ ब्लेड के ऊपर हमें देखने मिलते हैं। तो ये क्यों हुआ है? द रीजन इज फाइन। सो बाहर जो है वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा है एंड बिकॉज ऑफ दैट वाटर का जो एवापोरेशन होना चाहिए, जो वाटर ट्रांसपीरेट हुआ है, वो गैसियस फॉर्म में कवर नहीं हो रहा है एंड दैट्स वाई वहाँ पे वो लीफ प्लेट के ऊपर ही ड्रॉपलेट के फॉर्म में कलेक्ट हो रहा है। फाइन। फ्रॉम विच कंपाउंड प्लांट्स obtain their carbon and most of their oxygen? तो ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, आंसर बहुत सिंपल है लेकिन बहुत बार गलती करते हैं। रीजन इज कार्बन के बारे में तो सही बता सकते हैं, दैट इज CO2, लेकिन जब ऑक्सीजन पूछा जाता है साथ में तो ज्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम वाटर, तो ऐसा नहीं है। बोथ कार्बन एंड ऑक्सीजन दोनों ही कार्बन डाइऑक्साइड CO2 से ही प्लांट को मिलते हैं। In root endodermis, layer of which substance provide ability to actively transport ions in one direction only? तो एंडोडर्मिस में ये हमें पता है कास्पेरियन स्ट्रिप है, दैट इज ऑफ द सुबेरिन मटेरियल, और इट इज वाटर इम्परवियस, और उसी वजह से वाटर का जो मूवमेंट है सभी एक जगह से कलेक्ट होके एंडोडर्मिस के सेल के अंदर से होके देन पेरिसाइकल और उसके बाद जाइलम तक पहुंचता है। The chief sinks for the mineral elements in the plants. ओके, मिनरल एलिमेंट्स के लिए तो ग्रोइंग रीजन्स ऑफ द प्लांट जहाँ पे ग्रोथ हो रही है, बोथ द टाइप्स ऑफ द एपेक्स, दैट इज रूट एंड शूट बोथ, लेटरल मेरिस्टेम भी होंगे, यंग लीव्स भी कवर होंगे, एंड डेवलपिंग फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स। ये सभी चीजें ऐसी है जहाँ पे ग्रोथ हो रही है वो सभी जगह ऐसे हैं विच आर बीइंग द सिंक फॉर द मिनरल एलिमेंट्स। फ्रॉम विच प्लांट पार्ट मिनरल आयंस आर फ्रिक्वेंटली रीमोबिलाइज? ओके, तो रीमोबिलाइजेशन के लिए कौन सा पार्ट है? तो ये हमें पता है कि ओल्डर एंड सेंसेसिंग पार्ट्स जो है प्लांट के, वहां से आयंस जो है वो रीमोबिलाइज होते हैं। रीजन इज के जो यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं एंड प्लांट पार्ट इज गोइंग टू डाई, तो वो वेस्ट नहीं करेगा, जो रीमोबिलाइज कर सकते हैं उसको तो ये वापस भेजने वाला है। ओके, तो कुछ लेकिन ऐसे एलिमेंट्स हैं कि जो रिमोबिलाइज नहीं हो पाते हैं बिकॉज दे हैव बिकम स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर ओल्डर पार्ट ऑफ द प्लांट, जैसे कि कैल्शियम है। ओके, सेल वॉल का पार्ट बन चुका है तो उसको आप रिमोबिलाइज नहीं कर सकते, लेकिन जो एंजाइम के साथ यूज होते हैं, जो साइटोप्लाज्म में फ्रीली अवेलेबल आयंस के फॉर्म में, जनरली यू कैन से नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, ऐसे जो एलिमेंट्स हैं वो रिमोबिलाइज हो सकते हैं। So dear student, आज के लिए इतना ही। We have completed 35 important questions of this particular chapter and please go through this. इसके जो related routine lectures हैं वो भी देखिए और उसके साथ इसको भी follow करिए। इसके थ्रू आपको ज़्यादा से ज़्यादा one liner question इस chapter के पता चलने वाले हैं, which type of the question can be asked from this chapter. Okay, so have a nice day. I'm ending this session.